एक और सवाल देखते हैं हम। ये सवाल जरा पढ़ें। इसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है 31 दिसंबर 2015 की बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है 31 दिसंबर 2015 की बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो भी क्या करनी है हमने, 31 दिसंबर 2015 की बनानी है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप कह सकते हैं, जिसमें हम SOFP भी बना रहे होंगे, SOCI भी बना रहे होंगे, और SOCIE भी बना रहे होंगे। कहते हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो है उसने हमें गिवन किया AEL की 13, 14, 15 और 15 के ड्राफ्ट ये ऑडिटेड है। ये हमारे पास क्या है, ड्राफ्टेड है। PPE है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, रिटेन्ड अर्निंग है, नेट प्रॉफिट है। कहता है इन द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट AEL हैज रिकॉग्नाइज्ड कंजम्पशन ऑफ स्पेयर पार्ट एज एक्सपेंस। जो स्पेयर पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसने क्या किया है, एज एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। AEL हैज डिसाइडेड टू चेंज इट्स अबव पॉलिसी। उन्होंने क्या, हम अपनी पॉलिसी चेंज करने लगे हैं। Classify consumption of space having useful life of more than 1 year as capital space। मतलब जो स्पेयर्स हैं जिसके लाइफ 1 साल से ज्यादा है उन्हें हम क्या करेंगे, हम उन्हें कैपिटलाइज कर रहे होंगे अंडर पीपी। ये पीपी का पार्ट बनेंगे। अब ये क्या हो रहा है, पहले इन्होंने एक्सपेंस आउट किया था, ये इनकी पॉलिसी थी, अब पॉलिसी चेंज हो गई है। अब वो कह रहे हैं ये कैपिटलाइज होने चाहिए। तो पॉलिसी का चेंज, सवाल पढ़ के समझ आएगा माइंड में क्या होना चाहिए, ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के मुताबिक इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू कैपिटल स्पेस कंज्यूम ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर। ये है जो पार्ट इशू हुए थे 55 में, उनकी लाइफ 5 साल थी, 14 की लाइफ ये थी, 15 वालों की लाइफ 4 साल थी। डेप्रिसिएशन ऑन दीज पार्ट्स इज टू बी चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर यूजफुल लाइफ। हमने क्या करना है, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो भी चार्ज करनी है। जी, सवाल समझ आया। अब देखिए इसके लिए आपने SFP में बताना क्या जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में साथ देना। अब देखें, जब आपने इनको एक्सपेंस आउट किया था, एक्सपेंस आउट करने की वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ था, आपका नेट प्रॉफिट भी क्या था, कम हुआ था। अब उसने कहा है ये एक्सपेंस आउट नहीं होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड बैक करेंगे। ऐड बैक करने से मेरा प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। पहली बात, मेरा क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। देखें पॉलिसी क्या थी, जब हमने पार्ट इशू किए हमने इस 55 मिलियन को ही एक्सपेंस आउट कर दिया। जब हमने एक्सपेंस आउट किया मेरा 55 मिलियन से प्रॉफिट कम हो गया। अब जब मैं इसको रिवर्स करूंगा, मैं 55 मिलियन को ऐड बैक करूंगा, ऐड बैक करने से क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ नहीं जाएगा, खुद बताएं जरा। बढ़ जाएगा, पहली एडजस्ट हम खुद सोचें, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब प्रॉफिट बढ़ने की वजह से, प्रॉफिट बढ़ने की वजह से क्या मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंपैक्ट जाएगा, द आंसर इज यस। मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्रीज होगा। मेरी रिटेन अर्निंग में इंपैक्ट जाएगा, यस मेरी रिटेन अर्निंग भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये दो चीजें पक्की हैं। दूसरा उसने कहा था कि अब आपने क्या करना है, इसको कैपिटलाइज करना है और डेप्रिशिएट करना है। अब जब हम इसको कैपिटलाइज करेंगे उसकी वजह से मेरी एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्रीज होगा, दूसरा डेप्रिशिएशन से मेरी क्या होगी, डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगी, तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इसका इम्पैक्ट जाएगा, और इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, रिटेन अर्निंग में भी जा रहा होगा। तो ये चीज पढ़ के समझनी है आपने सवाल में, बिकॉज सवाल कोई भी हो सकता है, बट सवाल बेसिकली हमारे लेवल के ऊपर इन्हीं चीजों से रिलेट कर रहा होगा, जो डेप्रिसिएशन रिलेटेड आइटम से ही कर रहा होगा या इन्वेंट्री से रिलेट कर रहा होगा। तो हमने पढ़ के समझना कि वो हमें बात क्या कह रहा है और वो हमसे करवाना क्या चाह रहा है, हमने वो देखना है। तो चीज समझ आई। अब हम चलेंगे, हम जाएंगे और बनाएंगे अपनी वर्किंग। अब वर्किंग जो हम बनाएंगे 13, 14 और 15। अब देखें उसने यहाँ पे जो एक्सपेंसेस किए थे, 13 में उसने एक्सपेंस किया 55 मिलियन का, तो हमने 13 में क्या कर लिया, एड बैक कर लिया। फिर उसने कहा था हमने क्या करना है, इनको डेप्रिशिएट करना है इसके लाइफ के ऊपर, तो हमें उसने लाइफ गिवन की हुई थी। हम क्या करेंगे, हम लाइफ के ऊपर उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे। अब 55 को डिवाइड किया 5 पे, तो क्या आ गया डेप्रिसिएशन हमारे पास 11। तो ये वाले स्पेयर्स की डेप्रिसिएशन 11 मिलियन यहाँ भी लेस होगी, यहाँ भी लेस होगी, यहाँ भी लेस होगी, और अगले 2 साल भी लेस हो रही होगी। फिर हमने कुछ स्पेयर इस्तेमाल किए थे यहाँ पे 39 के, इसकी लाइफ कितनी थी हमारे पास, 3 साल से। तो इसकी डेप्रिसिएशन जो हमने लेस, ये तो ऐड बैक हो जाएगा,
39 को 3 पर डिवाइड किया तो 13 की डेप्रिसिएशन यहाँ भी लेस होगी और 13 की डेप्रिसिएशन हमारे पास यहाँ भी लेस होगी। फिर इस ये भी थे रिवर्स आउट किए थे, एक्सपेंस आउट किए थे, कैपिटलाइज करने 44, तो 44 हमने ऐड बैक किया और इसकी डेप्रिसिएशन भी हमने लेस करवा दी, तो ये सारा इम्पैक्ट है। अब इसको काउंट करेंगे तो पहले हम ले लेंगे पीरियड इम्पैक्ट। 55 ये ऐड हुआ था, यहाँ के डेप्रिसिएशन गई थी, तो 44 क्या था, पीरियड इम्पैक्ट था। पीरियड इम्पैक्ट जो होगा वो उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, और यही हमारा क्या था, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट था। अगले साल में हमने ये ऐड बैक किया था, ये डेप्रिसिएशन लेस की और इसकी भी डेप्रिसिएशन लेस की, तो मेरा पीरियड इम्पैक्ट कितना बनता था, 15। ये जाएगा मेरा इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और 15 जमा 44 ये मेरा बनता है क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट। ये क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट जाएगा रिटेन अर्निंग में, और प्लस मेरा एसओएफपी में, इससे रिटेन अर्निंग भी इंक्रीज होगी, इससे एसओएफपी भी इंक्रीज हो रही होगी। उससे अगले साल मेरा पीरियड इम्पैक्ट कितना आया, 9 का। कम्युलेटिव इम्पैक्ट कितना हुआ, 68 का। इससे मेरा क्या होगा, इस कम्युलेटिव इम्पैक्ट से मेरे एक तो रिटेन अर्निंग बढ़ रही होगी, एक मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इजाफा हो रहा होगा। तो कम्युलेटिव इम्पैक्ट और पीरियड इम्पैक्ट निकालने आ गया आप लोगों को, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये समझ आ गए। अगर आप ये कम्युलेटिव इम्पैक्ट और पीरियड इम्पैक्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, अब कहानी जो है वो हमारे लिए आसान है। क्या, देखिए उसने सवाल में क्या कहा था, सवाल में कहा था कि आपने 2015 का बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और कंपैरेटिव भी बनाने हैं। अब कंपैरेटिव बनाने हैं, 14 पे गए, 15 पे गए, उसने हमें प्रॉफिट गिवन किया था, उसने हमें प्रॉफिट गिवन किया है 14 का 123, इसका कितना है 129। हमने क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट लिख लिया, इधर गया है, ये आ गया प्रॉफिट जिसका 123, इसका आ गया 129। अब हमें पता है कि इसका पीरियड इम्पैक्ट कितना है, 15 का, इसका कितना है 9 का, तो इसमें हम 9 ऐड कर देंगे, इसमें हम 15 ऐड कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा रीस्टेटेड प्रॉफिट। लास्ट ईयर का जो होगा कंपैरेटिव वो होगा रीस्टेटेड, इस साल का आ जाएगा मेरे पास प्रॉफिट। तो ये तो मेरे पास आ गया प्रॉफिट की रिवीजन। रिमेंबर इसमें क्या आएगा, इसमें सिर्फ मेरा हमेशा पीरियड इम्पैक्ट जो है वो आ रहा होगा। डन। अब हम चलेंगे हमारे पास किसके ऊपर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर। तो ये मेरे पास दो हैं, ये पीपी था 2105 का, 2402 का, 2430 का, ये 70 80 73 का है, और मेरे पास रिटेन अर्निंग उसने गिवन की है। अब हमने इसमें लिखना है, तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2149 2461 2498। उसने कहा था क्या, कि हमने क्या करना है इसमें, अब एडजस्टमेंट्स करनी है। अब एडजस्टमेंट इसमें किसकी होगी, हमेशा कम्युलेटिव इम्पैक्ट की हम जो चीजें हैं वो ऐड कर रहे होंगे। तो 2105 था, इसमें ऐड किया तो मेरे पास रिवाइज आ गया। फिर मेरे पास 2402 था, इसमें 59 ऐड करूंगा तो मेरे पास रिवाइज वैल्यू आ गई। फिर मेरे पास कितना था, 68 था, और वो मैंने बीच में ऐड किया तो मेरे पास रिवाइज पीपीई की वैल्यू जो है वो आ गई, जो हमने इसके मुताबिक निकालना था। ये स्टोर्स एंड स्पेयर उसने ठीक ट्रीट किए हुए हैं, उसने इसमें से निकाल के वैल्यू गिवन की है, इसमें से निकल जाएंगे। हमने यहाँ पे कैपिटलाइज करने थे वो हमने कर लिए। अगर मेरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहा है, इसी वैल्यू से मैं क्या करूंगा, अपनी रिटेन अर्निंग भी जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा। तो इस तरह से जो मेरे पास कम्युलेटिव इम्पैक्ट होगा वो किस में जा रहा होगा, वो मेरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसमें जा रहा होगा, उसको इम्पैक्ट कर रहा होगा। ये क्लियर है। और एंड पे हम बनाएंगे अपनी क्या, रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग में जाएंगे तो हम लेंगे सबसे पहले वाला, कि रिटेन अर्निंग जो है मेरी 2013 के एंड के ऊपर कितनी थी, 101। हम यहाँ पे ले लेंगे कि जी ये मेरे पास आ गई रिटेन अर्निंग कितनी थी, 101, यहाँ पे लिख ली। अब इसके बाद 2014 का हमारे पास जो रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स आई हैं वो हमने लेके चलनी है। 44 आई थी, तो हम 44 की रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट इसमें ऐड कर देंगे, तो मेरे पास 14 की रीस्टेटेड ईपीएस जो है वो आ जाएगी। फिर मैंने 14 का यहाँ पे प्रॉफिट निकाला, कितना आया था 138, मैं ये 138 बीच में ऐड करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगी क्लोजिंग। फिर 2015 का मेरे पास प्रॉफिट कितना है रीस्टेटेड, ये भी आ गया, मैं ये भी ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, क्लोजिंग आ जाएगी। रिमेंबर जब IAS 8 के मुताबिक हम काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं कि जो मेरा पास ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस को मैं क्या करूंगा, हमेशा रीस्टेट करूंगा। मतलब जो भी बैलेंस है उसमें जो भी इम्पैक्ट है वो रीस्टेट करूंगा। उसके बाद जो मेरे पास
करंट ईयर का प्रॉफिट होगा जिसको मैंने एडजस्ट किया है वो मैं ऐड करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा न्यू बैलेंस के, मेरा न्यू बैलेंस ये बनता है। उसके बाद भी जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो बीच में ऐड करूंगा तो मेरे पास न्यू बैलेंस आएगा। रिमेंबर ये बैलेंस हमारा हमेशा जो यहाँ पे आया है वो इसके बराबर होगा। देखिए 421 है, ये भी हमारा कितना बनेगा 421। ये 283 था, ये भी हमारा कितना बनेगा 283 बनेगा। तो बस आपने पीरियड इम्पैक्ट को और कम्युलेटिव इम्पैक्ट को क्या करना है, देख के ट्रीट करना है, देख के क्या करना है, चीज़ों को आपने ऐड करना है कि ये कैसे होगी और किस तरह से हो रही होगी। इसको जरा पढ़ें, टेबल बनवाऊंगा और टेबल की मदद से ही हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। कहता है प्रोड्यूस एंड एक्सट्रैक्ट शोइंग द मूवमेंट इन द रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग की मूवमेंट है ना, रिटेन्ड अर्निंग में हमने सिर्फ क्या करना है, हमने ओपनिंग बैलेंस को सबसे पहले क्या करना होता है, रीस्टेट करना है। उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स है वो हमने क्या करनी है, लेके चलनी है। ठीक है, कहता है मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड जो है वो क्या कर रही है, वो प्रोडक्शन में इंगेज है, डन। और उसने अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो भी डिस्क्लोज करनी है। और प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग जो है वो 21 मिलियन है उसका, और 89 मिलियन जो है वो रिस्पेक्टिवली है। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर शो अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15 मिलियन। तो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका कितना प्रॉफिट है, 15 मिलियन है। हाउ एवर फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। ये जो है ये हमें क्या करना है, हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी है। ओके, the management of the company has decided to change the method for valuation of raw material from FIFO to average। हमने क्या करना है, मैनेजमेंट ने कहा है हम कहाँ जा रहे हैं, हम FIFO से वेटेड एवरेज की तरफ जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अंडर ईच मेथड इज एज फॉलो। ये उसकी है, पहले FIFO में थी, अब हम जा रहे हैं वेटेड एवरेज में। 13 की इन्वेंट्री, 14 की क्लोजिंग इन्वेंट्री, 15 की इन्वेंट्री, डन। फिर कहता है इन 2014 कंपनी परचेज अ प्लांट फॉर ₹100 मिलियन, डेप्रिसिएशन प्लांट वाज रिकॉर्डेड एज 25 मिलियन इंस्टेड ऑफ ₹10 मिलियन। द एरर वाज डिस्कवर्ड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। द एरर इज कंसीडर्ड टू बी मटेरियल। ये इसने हमें क्या किया है, एरर बताया है। ये हमारा क्वेश्चन है, जरा इसको रीड करके डन लिखें, इसको फिर सॉल्व करते हैं जल्दी से, शाबाश। आप लोगों को स्टॉक का और प्रॉफिट का रिलेशन पता है, स्टॉक का और प्रॉफिट का रिलेशन पता है क्या? ओपनिंग स्टॉक अगर इंक्रीज तो प्रॉफिट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओपनिंग स्टॉक अगर डिक्रीज हो तो प्रॉफिट क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है। यही है, दैट इज रिलेशन ऑफ प्रॉफिट और स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक का क्या रिलेशन है, अगर क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो तो प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारा डिक्रीज हो तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। ये हमारा रिलेशन बनता है। अगर आप इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स के साथ रखें तो ओपनिंग स्टॉक इंक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, प्रॉफिट डिक्रीजेस। ओपनिंग स्टॉक डिक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीजेस, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होता है। फिर क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज, प्रॉफिट जो है वो हमारा क्या होता है, इंक्रीज। फिर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अगर डिक्रीज होती है, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज होती है और प्रॉफिट हमारा डिक्रीज होता है, तो ये बातें जो है ये आपने हमेशा याद रखनी है, इसको जरा भूलना नहीं है आपने। ठीक है, इसको बेशक स्क्रीनशॉट ले लेना, यही चीज जो है बस आपको कंफ्यूज होती है जो है। अब देखें यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे स्टॉक टेकिंग मेथड जो है वो चेंज हो रहा है। अब जो स्टॉक टेकिंग मेथड चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट हमने लेना है। पॉलिसी चेंज है, जहां तक प्रैक्टिकेबल है वहां तक हम क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, मेरे पास स्टॉक था पहले यहाँ पे, अब चला गया यहाँ पे। देखें जो 13 का क्लोजिंग है क्या वो 14 का ओपनिंग है?
जो 13 का क्लोजिंग है क्या वो 14 का ओपनिंग है? तो इसका मतलब हम 13 के क्लोजिंग को भी इम्पैक्ट करेंगे, हम 14 के ओपनिंग को भी क्या करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे। सिमिलरली 14 का क्लोजिंग है वो 15 का ओपनिंग है, तो ये सारा इम्पैक्ट जो है वो हमने लिखना है। देखिए पहले मेरे पास 37 था, 37 से कहाँ चला गया, 35.5 पे चला गया। अब क्लोजिंग स्टॉक मेरा इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, बताएं। क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है। आप जाएंगे, आप वर्किंग बनाएंगे, आप साल लिखेंगे यदि आपके पास 13 है, 14 है, 15 है। ऊपर लिख लें आप क्लोजिंग इन्वेंट्री, नीचे लिख लें आप ओपनिंग इन्वेंट्री। अब 2013 की बात करूं, 2013 की इन्वेंट्री थी क्लोजिंग 37.0 पे, हम ले गए 35.5 के ऊपर, डिक्रीज हुआ कितने से, 1.5 से। तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब है क्लोजिंग के हमारा प्रॉफिट जो है वो भी क्या होगा, कम हो रहा होगा। हमने क्या कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया। डन। इसकी समझ आई? डिक्रीज इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, डिक्रीज इन प्रॉफिट, समझ आ गई? अब ये 13 में हो गया। अब 14 में चलते हैं। पहले क्या था, ध्यान से सुनिएगा। पहले 2013 की क्लोजिंग, 14 की ओपनिंग थी। तो ओपनिंग बैलेंस जो था 2014 का, वो था पहले 42 पॉइंट, सॉरी, वो था पहले हमारा 37.0। अब हमने रिवाइज कर दिया, वो कितना हो गया, 35.5। तो क्या मेरा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग इन्वेंट्री इंक्रीज नहीं होगी, सॉरी डिक्रीज नहीं होगी? डिक्रीज होगी है ना। पहले मेरे पास 37 थी, अब हो गई 35.5। तो ओपनिंग इन्वेंट्री में क्या हुआ, इज डिक्रीज हुआ। तो ओपनिंग इन्वेंट्री में डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। देख लेते हैं फिर। देखें ये था हमारे पास 2013। फाइफो में हमने रिकॉर्ड की थी इन्वेंट्री, हमारे कितने की थी, दैट वाज, उसने हमें गिवन की थी 37 की। हम चले गए हैं वेटेड एवरेज पे, ये है 35.5 की, ये था। हम इसके ऊपर मूव हो गए ना, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो इफेक्ट आया, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कम हुई, हमने प्रॉफिट कम कर दिया। पहले 2014 की बात करूं तो 2014 का ओपनिंग बैलेंस क्या था, 37 था। अब मेरे पास क्योंकि मैंने वैल्यूएशन चेंज की है, तो अब मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या हो गया, 35 हो गया। तो ओपनिंग भी तो कम हुआ, ओपनिंग इन्वेंट्री कम हो गई, तो प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये हमारे पास ऐड हो गया। अब 14 का पहले क्लोजिंग बैलेंस था 42.3, यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 42.3। फिर हम यहाँ पे ले गए कितना, 44.5, 44.5 पे। अब बताएं क्लोजिंग बैलेंस में इजाफा हो रहा है, कमी आ रही है? इजाफा हो रहा है 2.2 से। तो क्लोजिंग बैलेंस इंक्रीज हुआ तो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब 2015 का जो ओपनिंग था वो था 42.3, अब कितना हो गया 44.5। तो ओपनिंग बैलेंस भी इंक्रीज हुआ। ओपनिंग बैलेंस इंक्रीज होने का मतलब है कि मेरा प्रॉफिट कम हो गया, वो मैंने कम करवा दिया। फिर 15 के क्लोजिंग बैलेंस 58.4 था, अब हो गया 54.4। तो 58.4 से हम चले गए 54.4 पे, भी मेरा क्लोजिंग बैलेंस कम हो गया, तो ये मेरा प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रिडक्शन कर दी, ये मेरा 1.5 यहाँ पे आया, यहाँ पे मेरा 3.7 आया, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 6.2 आ जाएगा। ये मेरा बनेगा पीरियड इम्पैक्ट, इतना मेरा क्या बनता है, पीरियड इम्पैक्ट बनता है। इस वर्किंग की समझ आई आप लोगों को, कि जो मेरा पीरियड इम्पैक्ट बन रहा है कैसे है और कैसे नहीं है। अब उसके बाद हम चलेंगे अपनी इसको रीस्टेट करने के लिए। देखें हमें सिर्फ जो है वो क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस को लेके चलना पड़ेगा। मेरे पास था ओपनिंग बैलेंस कितना, रिटेन्ड अर्निंग का उसने हमें गिवन किया हुआ है 31 दिसंबर 2014, मतलब इस साल का ओपनिंग जिसने गिवन किया हुआ था डेट वाज 89 मिलियन, और उसमें 21 मिलियन शामिल था। तो हम तो ये नहीं लेके चलेंगे, हम 89 में से 21 जो है वो लेस करवा देंगे। तो मेरे पास कितना बैलेंस आएगा, 68, 68 आएगा ना। तो ये 14 का ओपनिंग मतलब 13 का क्लोजिंग है, इसमें सबसे पहले जो है 2013 के क्लोजिंग स्टॉक की हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। ये 1.5 से लेस होना था, ये हम 1.5 से लेस करवाएंगे।
तो मेरे पास आ जाएगा, ये मेरा बनता है रीस्टेटेड बैलेंस। कितना बनेगा? 68 में से 1.5 के 66.5। 66.5 जो है वो हम क्या करेंगे, ऐड कर रहे होंगे। ये है मेरे पास रीस्टेटेड बैलेंस यकम 14 का। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट। अब मेरे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर है कितना, 21, तो मैंने यहाँ पे 21 ले लिया। 3.7 ये आ जाएगा मेरा बीच में, प्लस ये वाली एंट्री के एरर हो गया था। 25 मिलियन डेप्रिसिएशन लिख दी थी, कितनी होनी चाहिए थी, 10। तो हमने 15 से डेप्रिसिएशन ज़्यादा की हुई थी, 15 से प्रॉफिट कम था, तो 15 हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बताएं, 21 जमा 15 जमा 3.7 कितना बनता है, 21, 24.7, 34.7, 21 प्लस कितना बनेगा ये बताएं, 21 प्लस 3.7 प्लस 15, 39.7। 39.7 जो है वो हम ऐड करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2014 कितना होगा, 66.10, 6.2। अब हम चलेंगे 15 के बैलेंस पे ऊपर। 15 का प्रॉफिट कितना है, 15 मिलियन का है, ओके। हम यहाँ पे 2015 का प्रॉफिट ऐड कर देंगे, कितना है हमारे पास, 15 मिलियन का है। इसमें 6.2 की एडजस्टमेंट भी लेस हो जाएगी, नेगेटिव था, 6.2 लेस हो जाएगा, कितना आएगा, 8.8। 8.8 हम इसमें ऐड करेंगे, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 31 दिसंबर 2015 को, कितना होगा, 115। ये सवाल था हमारा। इस तरह से हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो बन रही होती है।